चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कल हम लोग बात कर रहे थे केस नंबर 2 की। कल मैं आपको बात कर रहा था, या फिर पहले मैं बात कर रहा तो केस नंबर 1 पे। कल मैंने आपको बताया था कि जब आपका ट्रांसमिशन लाइन में फ्रिक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, वेरी स्मॉल होगा। कैसे मालूम चलेगा? फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट काफी कम है। दैट इज, अगर आपके क्वेश्चन में कभी फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से क्या रहेगा, प्रोडक्ट कैसा होगा, वेरी वेरी स्मॉल। अगर फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट कम है तब आपका जो है, जो ट्रांसमिशन लाइन का जो सीरीज इंपीडेंस है वो कैसा होगा, कम होगा। और ट्रांसमिशन लाइन का जो शंट इंपीडेंस है वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। और बेटा, अगर शंट इंपीडेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उस समय जो शंट ब्रांच में जो करंट आएगा वो कैसा आएगा, वेरी वेरी स्मॉल, या फिर लगभग जीरो के बराबर आएगा। तो आप बोल सकते हैं जब फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट कैसा है, वेरी वेरी स्मॉल है, तब आपका जो है, जो शंट ब्रांच का करंट है, जिसको हम चार्जिंग करंट बोल रहे हैं, फिर लीकेज करंट बोल रहे हैं, वो लगभग जीरो के बराबर आता है, तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। शंट ब्रांच का अगर करंट आपका निगलेक्टेड या फिर जीरो है तो शंट ब्रांच को आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा तभी कर सकते हैं जब फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट कैसा होगा, कम होगा। ठीक है।
इस केस में आप ट्रांसमिशन लाइन के डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल को, ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट ऐसा है कम है, तब आप इस ट्रांसमिशन लाइन के डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल, जिसको हम बोल सकते हैं लैडर नेटवर्क, को क्या कर सकते हैं, एक कंसंट्रेटेड मॉडल से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और इस कंसंट्रेटेड मॉडल में आप क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन का टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस क्या करेंगे, यूज करेंगे रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे जब मैंने ये दोनों मॉडल बनाए थे, इस डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल को इस कंसंट्रेटेड मॉडल से क्या किया था, रिप्लेस किया था, तो दोनों से रिजल्ट कैसे आए थे, लगभग सेम आए थे। और अगर दोनों से रिजल्ट सेम आए थे तो आप क्या कर सकते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल की जगह आप इस कंसंट्रेटेड नेटवर्क को यूज कर सकते हैं एनालिसिस पर्पज के लिए, ठीक है। और बेटा जब आप ट्रांसमिशन लाइन में को क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तब ये जो मॉडल बनता है, इस मॉडल को आप बोलते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। तो याद रखिएगा, जब मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाऊंगा, ठीक है, आप जो है ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस करने के लिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लॉस, दैट इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल तभी यूज करते हैं जब फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से क्या है, कम है। उस समय शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन के दो ही इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज करेंगे, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। और बेटा इस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में आप ट्रांसमिशन लाइन को उसके टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस बोल सकते हैं, क्योंकि सीरीज पैरामीटर हो सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेड बाय द टोटल सीरीज इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। यही चीज मैंने लिखा भी था, इन केस ऑफ जब फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से कम है, then the transmission line distributed parameter model can be approximated by is total resistance and total inductance, ठीक है, total resistance and total inductance, and this approximate model is known as a short transmission line model, ठीक है। केस नंबर 2 हमने देखा था, जो फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट है, ना तो वो काफी छोटा था ना ही काफी बड़ा था, ठीक है, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा है लेकिन 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से कम है, तो फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट पहले से मैंने बढ़ा दिया तो सीरीज इंपीडेंस आपका बढ़ गया, और अगर फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट बढ़ाया तो शंट इंपीडेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया कि सीरीज इंपीडेंस आपका बढ़ गया और शंट इंपीडेंस आपने कम कर दिया। देखो 10 गुना, पहले मैंने 1 माना था और इसको 10 किलो ओम माना था, बढ़ाने का मतलब पहले 1 की जगह ये बढ़ गया, सीरीज इंपीडेंस बढ़ गया, 10 गुना बढ़ा दिया और इसको मैंने 10 गुना कम कर दिया। 1 किलो ओम से मैंने इसको कितना मान लिया था, 1 किलो ओम, ठीक है, 10 से डिवाइड कर दिया, 10 किलो ओम था उसको मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो 1 किलो ओम होगा। तो जब भी मैं घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो 10 के मल्टीपल में घटा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो आप देखेंगे कि जब फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा और 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से कम है, तब आपने इस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल को हम किस कंसंट्रेट मॉडल से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, क्या हम इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, नहीं, अप्रोक्सीमेशन आप तभी कर सकते हैं जब आपकी इरर बहुत कम हो, ठीक है, इरर मान लीजिए 1% या फिर 2% की अगर आ रही तभी अप्रोक्सीमेशन चलेगा, अगर इससे ज्यादा इरर आ रही तब आप उस मॉडल को अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, आपका जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल था, और जो ट्रांसमिशन लाइन का जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल होता है वो कैसा नेटवर्क होता है, दैट इज लैडर नेटवर्क होता है। तो समझाने के लिए मैंने एक लैडर नेटवर्क कंसीडर किया था, ठीक है। इस लैडर नेटवर्क में सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस आपने कितना माना था, दैट इज 10 ओम, और शंट ब्रांच का रेजिस्टेंस माना था 1 किलो ओम। और यहाँ पर आप देखेंगे दैट इज रिसीविंग वोल्टेज आपने कितना माना था, दैट इज 100 वोल्ट, और रिसीविंग करंट कितना माना था, 1 एम्पियर, ठीक है। शंट ब्रांच का करंट निकाला था, आप देखेंगे जो शंट ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है वो आपके सीरीज ब्रांच का कितना परसेंट है, 11% है, 11% करंट को निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और जब आपने रिसीविंग इन वोल्टेज रिसीविंग करंट को मान के इस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में एनालिसिस की तो सेंडिंग इन वोल्टेज कितना आ रहा है बेटा, 162, और सेंडिंग इन करंट कितना आ रहा है, 1.5 एम्पियर। अच्छा, शंट ब्रांच में टोटल कितना करंट फ्लो करा, इस वाली शंट ब्रांच में कितना करंट फ्लो करा, 0.14, 0.13, 0.12 एंड 0.11। जरा शंट ब्रांच में टोटल करंट देखो, शंट ब्रांच में टोटल करंट देखेंगे तो सारी शंट ब्रांच के करंट को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 2.3, नहीं पॉइंट हमारा 0 पॉइंट, हाँ दैट इज 0.36, और 0.36 में जब आप ऐड करेंगे दैट इज 0.14, तो आपका 0.5 एम्पियर का करंट, टोटल शंट ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे जब आपका जो है फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो आपका ना तो ज्यादा कम है ना तो ज्यादा आपका कम है और ना ही ज्यादा आपका बड़ा है,
मीन्स अगर फ्रिक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा और 8000 हर्ट्ज किलोमीटर कम है, तो जो शंट ब्रांच का करंट है उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ये करंट पिछली बार जो है जो शंट ब्रांच का करंट था वो सीरीज ब्रांच के मुकाबले 0.1% था, वेरी वेरी स्मॉल था, इसलिए मैंने निगलेक्ट कर दिया था। लेकिन आज ये 11% है, शंट ब्रांच में करंट जो है 11% है, 12% है, 13% है, 14% है, ये निगलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इस बार निगलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आपका फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा है और आपका 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से कम है, तो शंट ब्रांच को आप निगलेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन अगर मैं शंट ब्रांच को निगलेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो क्या मैं इस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल को, ट्रांसमिशन लाइन का जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल है, क्या मैं इसको किसी कंसंट्रेटेड नेटवर्क से अप्रोक्सीमेट कर पाऊंगा? अगर कर पाऊंगा तो कैसा नेटवर्क हो उसको समझते हैं। तो यहां पर मैं देखेंगे जब फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा और 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से कम है, तो शंट ब्रांच तो निगलेक्ट नहीं हो रही, लेकिन अभी भी मैं इस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क मॉडल को क्या कर सकता हूँ, दो कंसंट्रेटेड मॉडल से क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। और उन कंसंट्रेटेड मॉडल को बनाने के लिए पहले हम लोग दो चीजें कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मैं इसको अप्रोक्सीमेट करने जा, जब मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा तो जो रिजल्ट इससे आ रहे हैं लगभग वही रिजल्ट उन कंसंट्रेटेड मॉडल से भी आएंगे, लेकिन उन कंसंट्रेटेड मॉडल में एनालिसिस करना आसान होगा, उससे रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। तो हम उसी मॉडल्स को यूज करेंगे और उस मॉडल में हम लोग आप देखेंगे शंट ब्रांच निगलेक्ट नहीं हो रही। शंट ब्रांच में क्या लगा है, कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन की शंट ब्रांच में क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है, मतलब कैपेसिटर के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। तो आप देखेंगे जो मैं मॉडल बनाऊंगा उसमें आपको आर भी कंसीडर करना पड़ेगा, एल भी कंसीडर करना पड़ेगा और सी भी कंसीडर करना पड़ेगा, और उस मॉडल को हम लोग बोलेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बोलेंगे। ठीक है, समझाने की कोशिश करते हो, समझिएगा। ठीक है, पहले आप जरा मुझे बताइए कि आपके पास ये जो मेरे पास लैडर नेटवर्क है, इस लैडर नेटवर्क का टोटल सीरीज रेजिस्टेंस बताइए। सीरीज रेजिस्टेंस मतलब सीरीज इंपीडेंस बताइए। टोटल सीरीज इंपीडेंस बता, अगर मैं पूछूं आपका, तो यहाँ पर 10 ओम लगा है, यहाँ पर 10 ओम लगा है, यहाँ पर 10 ओम लगा है, यहाँ भी 10 ओम लगा है, यहाँ पर 10। सीरीज ब्रांच, शंट ब्रांच, सीरीज ब्रांच, शंट ब्रांच, सीरीज ब्रांच, शंट ब्रांच, सीरीज ब्रांच, शंट ब्रांच। मैं यहाँ से टोटल सीरीज इंपीडेंस पूछ रहा हूँ इस पूरे लैडर नेटवर्क का, तो दैट इज 10 10 10 10 10, तो दैट इज टोटल सीरीज इंपीडेंस होगा 50 ओम। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। तो पहला एक पॉइंट ये लिख लीजिए, यहाँ पर जो है जब फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट आपका 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा और 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से कम है, तो ये शंट ब्रांच निगलेक्ट नहीं होगी। निगलेक्ट होने का मतलब ये करंट जीरो कर दिया था, तो निगलेक्ट, ब्रांच में करंट जीरो था तो इसको ओपन किया था, लेकिन आज ये करंट निगलेक्ट नहीं हो पाएगा, 11% करंट है। तो अगर ब्रांच में करंट जीरो नहीं तो ब्रांच को निगलेक्ट नहीं किया था, शंट ब्रांच निगलेक्ट नहीं हुई। तो पहला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ, लिखिए। इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस द शंट ब्रांच में कैपेसिटर माना है आपने ट्रांसमिशन लाइन में, शंट ब्रांच करंट कैन नॉट बी निगलेक्टेड, कैन नॉट बी निगलेक्टेड। शंट ब्रांच के करंट को निगलेक्ट नहीं कर सकते तो ब्रांच भी निगलेक्ट नहीं होगी। हेंस, हेंस शंट ब्रांच इज कंसीडर, शंट ब्रांच कंसीडर की जाएगी। शंट ब्रांच में क्या लगा है, कैपेसिटर लगा, तो कैपेसिटर के इफेक्ट आएगा जब मैं अप्रोक्सीमेट मॉडल बनाऊंगा। हेंस शंट ब्रांच इज कंसीडर, कंसीडर। ठीक है, चलो शंट ब्रांच को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो दूसरी बात करते हैं। अब मैं अगर आपके जो है दैट इज इस लैडर नेटवर्क का टोटल सीरीज इंपीडेंस पूछूं, सीरीज इंपीडेंस कितना होगा, 10 प्लस 10 प्लस 10, 5 बार लगा 50 ओम होगा टोटल। मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं जिससे कि आप लोग जो है जो एक्चुअल मॉडल है उसको समझ पाए। ठीक है, पहले आप समझते जाएंगे, आज की क्लास के बाद आपको अब चीजें बहुत क्लियर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, वैसे मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। टोटल सीरीज इंपीडेंस, टोटल सीरीज इंपीडेंस अगर बोला जाए तो कितना हो जाएगा बेटा, 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम, 10 ओम एंड दैट इज 10 ओम।
दैट इज इक्वल टू 50 ओम। ठीक है, दिस इज ठीक है, दिस इज द 50 ओम। अब जो है अगर मैं बात करूंगा टोटल संट इंपीडेंस कितना होगा, टोटल संट इंपीडेंस कितना होगा, 1 2 3 4, यहाँ पर पैरेलल में, संट का मतलब पैरेलल होता है। तो आप ये बताइए यहाँ पर आपके पास 4 ब्रांच पैरेलल में लगी है और इसका मुझे इंपीडेंस चाहिए, तो दैट इज 1 ओम पैरेलल विद 1 ओम पैरेलल विद 1 ओम विद पैरेलल विद 1 ओम। टोटल संट इंपीडेंस, पैरेलल ब्रांच का इंपीडेंस, पैरेलल में जब आप निकालेंगे तो इनका पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखो सीरीज पूछा था तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड नहीं होते कि तुम ऐड करके लिख दो कि दैट इज नथिंग बट द 4 किलो। ठीक है, तो लिख रहा हूं टोटल टोटल संट इंपीडेंस, टोटल संट इंपीडेंस, टोटल संट इंपीडेंस अगर निकालेंगे तो कितना आएगा ये, दैट इज नथिंग बट द 1 किलो पैरेलल विद 1 किलो। संट, संट का मतलब पैरेलल ब्रांच से होता है, पैरेलल विद 1 किलो पैरेलल विद 1 किलो। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो आपको मालूम दैट इज 1 और 1 का पैरेलल हाफ होता है, और हाफ और हाफ का पैरेलल 1/4 होता है, तो ये आ जाएगा दैट इज 1/4 किलो। और इसको ओम में जब निकालेंगे तो किलो का मतलब होता है हजार, हजार को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 250 ओम आएगा। ये टोटल संट इंपीडेंस निकाला है और ये टोटल सीरीज इंपीडेंस निकाला है। अब मैं अपने इस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को अप्रोक्सीमेट करने जा रहा हूं कंसंट्रेटेड या फिर लम्प्ड पैरामीटर मॉडल। देखिएगा जरा कैसे बनेगा फिगर, मैं कैसे अप्रोक्सीमेट करने जा रहा हूं, देखते जाइए। चलो, तो मेरे ख्याल से सभी ने लिख लिया होगा। अब मैं इस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड या लैडर नेटवर्क को अप्रोक्सीमेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, दो मॉडल बनते हैं, दो तरह से मैं इस मॉडल को मैं दो तरीके से अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ। ठीक है, कितने तरीके से, दो तरीके से, ध्यान से देखिएगा। इस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल को आप दो तरीके से क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। देखिए कितने तरीके से, दो तरीके से। दैट इज नथिंग बट द, एक होगा मॉडल नंबर 1 और एक होगा मॉडल नंबर 2। मैं इस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल को अभी भी दो तरीके से अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला जो अप्रोक्सीमेट मॉडल होगा, हेलो, पहला जो अप्रोक्सीमेट या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल होगा उसमें मैं क्या करूंगा, ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर लैडर नेटवर्क है, इसका जो टोटल सीरीज इंपीडेंस है, टोटल सीरीज इंपीडेंस आधा सीरीज इंपीडेंस, हेलो, टोटल सीरीज इंपीडेंस का आधा सीरीज इंपीडेंस मैं सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट करूंगा और आधा सीरीज इंपीडेंस कहां पर कंसंट्रेट करूंगा, रिसीविंग इन साइड में। और बेटा आपका लाइन का जो टोटल शंट एडमिटेंस होगा, वैसे शंट ब्रांच का एडमिटेंस लिखते हैं क्योंकि पैरेलल में एडमिटेंस ऐड हो जाते हैं, और बेटा पैरेलल में अगर आप इंपीडेंस लिखेंगे तो आपके वो दुगने हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर टोटल शंट ब्रांच का इंपीडेंस आपको जेड चाहिए और मैं इसको दो ब्रांच में अगर ब्रेक कर रहा हूं तो दोनों ब्रांच का, तो पैरेलल में जो लगेंगे उनका बेटा शंट इंपीडेंस होगा 2Z 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 का पैरेलल कॉम्बिनेशन जेड आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जनरली हम क्या करते हैं कि पैरेलल ब्रांच का हमेशा एडमिटेंस शो करते हैं और सीरीज ब्रांच का हमेशा इंपीडेंस, क्योंकि सीरीज में इंपीडेंस ऐड हो जाते हैं और पैरेलल में आपके एडमिटेंस ऐड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपका इंपीडेंस वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं एक्चुअल मॉडल बताऊंगा तो वहां पर मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो जो पहला उसमें मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल होगा उसका जो टोटल सीरीज इंपीडेंस होगा उसका आधा सीरीज इंपीडेंस मैं सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट करूंगा और आधा कहां पर कंसंट्रेट करूंगा, रिसीविंग साइड में। और बेटा लाइन का जो टोटल शंट ब्रांच का इंपीडेंस है या फिर एडमिटेंस उसको मैं सेंटर पे कंसंट्रेट करूंगा, कहां पर, सेंटर पे। ठीक है, तो समझिएगा जरा मैंने क्या किया,
जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल, उसके जो टोटल सीरीज इंपीडेंस उसका आधा सीरीज इंपीडेंस, हेलो ध्यान से देखिएगा, आधा सीरीज इंपीडेंस, सीरीज इंपीडेंस सेंडिंग इन साइड में और आधा सीरीज इंपीडेंस आपका रिसीविंग इन साइड पे कंसंट्रेट करूंगा। और बेटा जो शंट ब्रांच का टोटल इंपीडेंस है, शंट ब्रांच का जो टोटल इंपीडेंस है उसको मैं सेंटर पे कंसंट्रेट करूंगा। कहां पर? टोटल सीरीज इंपीडेंस को सेंटर पे कंसंट्रेट करूंगा, ठीक है। और टोटल सीरीज इंपीडेंस है 250 ओम, और बेटा टोटल शंट ब्रांच का इंपीडेंस है 250, उसको सेंटर पे कंसंट्रेट कर दिया। टोटल सीरीज इंपीडेंस का आधा, आधा मतलब 25 ओम सेंडिंग इन साइड में और 25 ओम आपका रिसीविंग इन साइड में, ठीक है। इस तरह का मॉडल बना रहा हूं, इसको बोलते हैं नॉमिनल टी मॉडल। जरा देखते हैं इस मॉडल में एनालिसिस कर रहा हूं, क्या रिजल्ट मेरे क्या बिल्कुल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिएगा कैसे मैंने बनाया। जो भी टोटल सीरीज इंपीडेंस होगा ट्रांसमिशन लाइन का, उसका आधा सीरीज इंपीडेंस मैं सेंडिंग इन साइड में और आधा सीरीज इंपीडेंस रिसीविंग इन साइड में। और बेटा ब्रांच का जो शंट ब्रांच का टोटल शंट इंपीडेंस है उसको मैं सेंटर पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, ठीक है। टोटल शंट एडमिटेंस को सेंटर पे, ठीक। देखो अब एनालिसिस कर रहा हूं। रिसीविंग इन वोल्टेज कितना माना था? 100 वोल्ट। देख लो आपकी कॉपी में लिखा है ये 100 वोल्ट माना था। और रिसीविंग इन करंट कितना माना था? 1 एम्पियर, ठीक है। चलो यहाँ पर जो है ड्रॉप निकालते हैं, यहाँ पर ड्रॉप डालते हैं। करंट है 1 एम्पियर, यहाँ पर ड्रॉप आएगा 25 वोल्ट का, ठीक है। करंट है 1 एम्पियर। यहाँ पर शंट ब्रांच में कितना वोल्टेज आएगा? दिस वोल्टेज नथिंग बट इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। ये वोल्टेज आपका आने वाला है, दिस इज नथिंग बट द 125 वोल्ट। और बेटा इस ब्रांच में करंट कितना आएगा? वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, ये आ जाएगा हाफ। हाफ का मतलब 0.5 एम्पियर। ये करंट कितना आ जाएगा? दिस करंट प्लस दिस करंट, ये आ जाएगा 1.5। ये करंट अगेन कितना आ जाएगा? 1.5 एम्पियर। यहाँ पर ड्रॉप कितना होगा? यहाँ पर जो ड्रॉप होगा वो हो जाएगा दैट इज 125 5 वोल्ट। और ये वोल्टेज जब आप निकालेंगे तो 225 में से जब आप 37.5 को ऐड करेंगे, 37.5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 162.5 वोल्ट। कितना वोल्टेज आएगा? 162.5 वोल्ट। अब देखते हैं जरा जो है, क्या मेरे जो एक्चुअल जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क था, क्या रिजल्ट मेरे बिल्कुल सेम आए हैं? लगभग रिजल्ट लगभग सेम आए हैं। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, सुनिएगा मेरी बात। मेरे रिजल्ट लगभग सेम आए हैं, मैं आपको दिखाता हूं, पहले इतना नोट कर लीजिए। संट ब्रांच को मैं हटा नहीं रहा हूं, इस बार हटा नहीं पाऊंगा संट ब्रांच को, लेकिन तब भी मैं जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल को ये कंसंट्रेटेड मॉडल से क्या कर पाऊंगा? रिप्लेस कर पाऊंगा, ठीक है। जरा देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं और समझिएगा प्रोसेस, ठीक है। चलो अब देखेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है जो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल था उसमें रिसीविंग वोल्टेज 100 वोल्ट था, रिसीविंग करंट 1 एम्पियर था। 100 वोल्ट 1 एम्पियर, ठीक है। नाउ जरा शंट ब्रांच में टोटल करंट बताइए। शंट ब्रांच में टोटल करंट, जब आपने करंट को ऐड किया था शंट ब्रांच में टोटल करंट, इन सारे करंट को ऐड करेंगे तो शंट ब्रांच में टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा था? दैट इज 0.11, 0.12, 0.13, 0.1। टोटल शंट ब्रांच का करंट मिला के 0.5 एम्पियर आ रहा। यहां भी देखो टोटल शंट ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 0.5 एम्पियर। कितना करंट फ्लो कर रहा है? 0.5 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद सेंडिंग इन का करंट कितना आया? 1.5 एम्पियर। सेंडिंग इन का करंट कितना है? 1.5 एम्पियर। सेंडिंग इन का वोल्टेज, और ये लगभग देखिए 162.5, लगभग 162 है, इधर बहुत कम है, 0.5 वोल्ट की इधर है। क्या मेरी बात? 0.5 वोल्ट की इधर इज वेरी वेरी स्मॉल, इधर को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि चाहे आप इस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क से एनालिसिस करो, चाहे इस कंसंट्रेटेड मॉडल से एनालिसिस करो, किससे रिजल्ट जल्दी आ रहा है? इससे रिजल्ट जल्दी आ रहा है। 2 सेकंड में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पर देखो कितना टाइम लगा था कैलकुलेशन करने पे। रिजल्ट बिल्कुल सेम है। जितना शंट ब्रांच में आपका जो है करंट फ्लो कर रहा था, उतना ही यहाँ भी टोटल शंट ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पर जितना सेंडिंग इन करंट था, यहाँ भी उतना सेंडिंग इन करंट है। यहाँ पर जितना सेंडिंग इन वोल्टेज था, लगभग उतना ही सेंडिंग इन वोल्टेज है। और टोटल ड्रॉप अगर निकालोगे, टोटल ड्रॉप
तो यहाँ पर 15 वोल्ट, 13.6, 12.5, 11.11 और 10 वोल्ट, इन सबको ड्रॉप को ऐड कर देना, और 37.5 और 25 इनको ड्रॉप को ऐड कर देना। तो लगभग जो है, जो लाइन में ड्रॉप है वो लगभग सेम आएगा। 15 वोल्ट, 13.6, 12.3, 1.1 इनको जोड़ेंगे और यहाँ पर ड्रॉप निकालेंगे, ड्रॉप भी लगभग सेम आएंगे। क्या मेरी, तो आपको दिख रहा होगा, चाहे मैं इस डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में एनालिसिस करूं, चाहे इस कंसंट्रेटेड मॉडल में, बात क्या है, रिजल्ट क्या है, सेम है। तो मैं इस मॉडल को यूज करूंगा। इस इस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क मॉडल को आप इस कंसंट्रेटेड मॉडल से रिप्लेस कर सकते हैं, उससे आपके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आ रहा है। क्या मेरी बात क्लियर? तब ऐसा कर सकते हैं जब आपके फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है, तब इस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल को इस लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल से रिप्लेस कर सकते हैं। और इस डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर लम्प्ड पैरामीटर मॉडल को हम लोग बोलते हैं क्या? दैट इज आपका नॉमिनल टी, टी जैसा दिख रहा है, नॉमिनल टी मॉडल। और इस मॉडल को हम बोलेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल कब यूज किया जाता है? जब आपकी फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा और 8000 हर्ट्ज किलोमीटर कम, तो इसके नीचे दैट इज ये आपका लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल है। दिख रहा हूं, दैट इज दिस इज लम्प्ड और कंसंट्रेटेड मॉडल। ठीक है, ये आपका लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल है, और इस मॉडल को हम बोलते हैं नॉमिनल टी मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन। टी बन रहा है, टी नेटवर्क। दिस मॉडल, दिस मॉडल is called nominal T model of the medium ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का ये नॉमिनल टी मॉडल कहलाता है। और इस नॉमिनल टी मॉडल को बनाने में हम क्या क्या करते हैं वो भी लिख लीजिए। लिख रहा हूं, नॉमिनल टी मॉडल, मीडियम ट्रांसमिशन। इसमें हम लोग क्या क्या कंसीडर करेंगे इस मॉडल को बनाते समय? ठीक है, लिख रहा हूं, इस मॉडल में हम क्या करेंगे, जो आपकी लाइन का जो टोटल टोटल संट इंपीडेंस बोलिए या फिर टोटल संट एडमिटेंस, हम लोग एडमिटेंस दिखाएंगे, लिखने के लिए मैंने इंपीडेंस लिखा, लेकिन जब मैं एक्चुअल मॉडल बनाऊंगा तो इसमें एडमिटेंस, क्योंकि पैरेलल में एडमिटेंस ऐड हो जाते हैं। तो टोटल संट इंपीडेंस या फिर एडमिटेंस होगा वो तो सेंटर पे कंसंट्रेट होगा नॉमिनलिटी में, लेकिन जो टोटल सीज इंपीडेंस होगा लाइन का, उसका आधा सेंडिंग इन साइड पे आपका जो है कंसंट्रेट होगा, आधा आपका रिसीविंग इन साइड पे कंसंट्रेट होगा। ठीक है, तो लिख रहा हूं, दैट इज टोटल, टोटल टोटल संट इंपीडेंस। नॉमिनलिटी मॉडल में टोटल संट इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन, या फिर हम लिख सकते हैं टोटल संट इंपीडेंस की जगह एडमिटेंस हम लोग दिखाएंगे, तो मैं वो भी लिख देता हूं, टोटल संट एडमिटेंस। इंपीडेंस का उल्टा एडमिटेंस होता है, एडमिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन इज कनेक्टेड कनेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क के सेंटर पे क्या कनेक्ट करते हैं, टोटल जो सी शंट एडमिटेंस होगा, फिर टोटल शंट इंपीडेंस जो होगा वो सेंटर पे कंसंट्रेट होगा नेटवर्क के। एंड टोटल सीरीज इंपीडेंस, टोटल सीरीज इंपीडेंस, टोटल सीरीज इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल सीरीज इंपीडेंस है दो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एच डिवाइडेड into two equal part, two equal part,
और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, आधा हम कंसंट्रेट करेंगे सेंडिंग इन साइड पे और आधा कंसंट्रेट करेंगे रिसीविंग इन साइड पे, ठीक है। टू पार्ट एंड हाफ हाफ ऑफ द टोटल सीरीज इंपीडेंस का आधा, सीरीज impedance, half of the total siege impedance is concentrated at the sending end and half of the total series impedance is concentrated at the receiving end. Receiving receiving ठीक है। ये चीज करते हैं नॉमिनल टी मॉडल बनाना। जब भी आपको नॉमिनल टी मॉडल बनाना होगा तो उसमें जो भी टोटल सीज इंपीडेंस होगा उसका आधा सीज इंपीडेंस सेंडिंग इन साइड पे कनेक्ट करेंगे, आधा रिसीविंग इन साइड पे कंसंट्रेट करेंगे, और जो टोटल शंट एडमिटेंस होगा या फिर टोटल शंट इंपीडेंस होगा उसको सेंटर पे कंसंट्रेट करेंगे। अब आ जाते हैं दूसरा मॉडल, सेकंड मॉडल पे आते हैं। सेकंड मॉडल कैसे बनेगा? अच्छा पहले ये बताओ कि अगर मान लीजिए मुझे जो है टोटल शंट ब्रांच पे 250 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, 250 ओम का, ठीक है। अगर मैं जो है पैरेलल में दो ब्रांच लगाऊं, उन दोनों ब्रांच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मुझे 250 चाहिए, ठीक है। मैं दो शंट ब्रांच लगा रहा हूँ, मतलब पैरेलल में ब्रांच लगा रहा हूँ, इनका मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर 200 तो 250 चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट इंपीडेंस अगर 250 चाहिए, तो हर ब्रांच में कितना कितना रेजिस्टेंस या फिर कितना कितना इंपीडेंस लगा होगा। अब देखेंगे, मान लेते हैं कि दैट इज नथिंग बट द, यहां पर आपका जो है दैट इज इक्विवेलेंट इंपीडेंस आपको 250 चाहिए, तो यहाँ पर हर एक ब्रांच में पैरेलल में कितना लगा होगा, दो इंपीडेंस लगे हैं, तो अगर निकालेंगे मान लेते हैं यहाँ पर Z1 लगा है, यहाँ भी Z1 लगा है, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा इनका इक्विवेलेंट जब निकालेंगे, तो Z1 पैरेलल टू Z1, Z1 पैरेलल टू Z1 कितना चाहिए 250, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, Z1 by 2 इज इक्वल टू 250, तो Z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, दैट इज 500 हो जाएगा। मतलब जब 500 और 500 पैरेलल में लगाएंगे तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 250 आएगा। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर मुझे बेटा टोटल रेजिस्टेंस 250 चाहिए, तो बेटा दो पैरेलल ब्रांच में कितना कितना आप इंपीडेंस लगाएंगे, 500 लगाएंगे, उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 250 आएगा। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि पैरेलल में जब आप इंपीडेंस को ब्रेक करते हैं तो अगर जेड आपको इक्विवेलेंट चाहिए तो पैरेलल में कितना लगाना पड़ेगा, 2Z लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एडमिटेंस लिखा होता तो पैरेलल में तो एडमिटेंस है, जो अगर इक्विवेलेंट एडमिटेंस आपको y चाहिए तो दो ब्रांच में कितना कितना लगाना पड़ेगा, y/2 और y/2, y/2 और y/2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, दैट इज y हो जाएगा एडमिटेंस के तौर पे। मतलब ये मैं कह रहा हूं कि दैट इज जब भी आप शंट ब्रांच में बात करेंगे तो शंट ब्रांच में अगर आप शंट ब्रांच को दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो अगर शंट ब्रांच का एडमिटेंस मालूम है तो जब मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो बेटा उन दोनों पार्ट का जो एडमिटेंस होगा वो आधा हो जाएगा। लेकिन अगर शंट ब्रांच का आप इंपीडेंस लिखेंगे, जब उसको दो पैरेलल ब्रांच में ब्रेक करेंगे तो इंपीडेंस आपका दुगना हो जाएगा। तो इंपीडेंस हमेशा पैरेलल में दुगना होता है और आपका एडमिटेंस हमेशा आधा होता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें कैलकुलेशन आसान होता है वही चीज यूज करते हैं। तो शंट ब्रांच में चूंकि एडमिटेंस ऐड होते हैं तो शंट ब्रांच का हम लोग एडमिटेंस दिखाएंगे, सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं इंपीडेंस लिख के अभी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसलिए
मैं समझाऊंगा भी इम्पीडेंस, ठीक है, समझिएगा जरा। इस मॉडल में क्या करने वाले, मॉडल 2 में, दूसरा मॉडल में बना रहा हूं, उससे भी एनालिसिस देखिएगा बिल्कुल लगभग सेम आएगी। दूसरे मॉडल को बोलेंगे नॉमिनल पाई मॉडल, ठीक है। दूसरे मॉडल में हम क्या करेंगे, जो मेरी ट्रांसमिशन लाइन है या फिर जो मेरे पास लैडर नेटवर्क है, इसका जो टोटल सीरीज इंपीडेंस होगा, टोटल जो सीरीज इंपीडेंस है उसको सेंटर पे कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। दूसरे मॉडल में जो टोटल सीरीज इंपीडेंस है उसको कहां पर कंसंट्रेट करेंगे, सेंटर पे कंसंट्रेट करेंगे। और ये बेटा टोटल जो शंट इंपीडेंस है, इसको मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा। कितने पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा। आधा मैं कहां पर कंसंट्रेट करूंगा, सेंडिंग इन साइड पे, और आधा कहां पर कंसंट्रेट करूंगा, रिसीविंग इन साइड में। इन दोनों शंट ब्रांच का इक्विवेलेंट रजिस्टेंस 250 चाहिए, तो आपको इन पैरेलल ब्रांच में कितना कितना लगाना पड़ेगा, 500 ओम लगाना पड़ेगा। 500 ओम पैरेलल विद 500 ओम, उसका इक्विवेलेंट 250 होता है। यानी कि तुम आधा लगा दो, 125 ओम 125 ओम नहीं लगाओगे, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, मैं मॉडल बना रहा हूं। तो दूसरे मॉडल में क्या होगा, जो भी ट्रांसमिशन लाइन का टोटल सीरीज इंपीडेंस है, टोटल सीरीज इंपीडेंस, उसको मैं सेंटर पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। उसको मैं कहां पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, सेंटर पे। देखिएगा रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। उसको मैंने कहां पर कंसंट्रेट किया, सेंटर पे। टोटल सीरीज इंपीडेंस को सेंटर पे कंसंट्रेट किया। और जो बेटा टोटल शंट ब्रांच का इंपीडेंस था, इसको मैंने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। कितने इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। आधा मैंने कहां पर लगाया, सेंडिंग इन साइड पे लगाया। आधा मैंने सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट किया, और आधा मैंने रिसीविंग इन साइड पे। 250 ओम को मैंने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, आधा यहाँ लगाया आधा यहाँ पर। मतलब इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है 250 आना चाहिए। अगर इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 250 आना चाहिए, तो यहाँ पर कितना हम इंपीडेंस लगाएंगे, 500। और यहाँ पर कितना लगाएंगे, 500। क्या इतनी बात क्लियर है आयुष। पैरेलल में इंपीडेंस, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो, 500 पैरेलल विद 500, 250 होता है, ठीक है। नाउ दिस इज, आधा न कर देना, क्योंकि आधे लोग तो आधा किए बैठे होंगे अपने माइंड में, ठीक है। नाउ दिस इज, चलो अब एनालिसिस करते हैं। जरा देखते हैं इस लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल का जो रिजल्ट है, क्या इस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल के बराबर आता है क्या। ध्यान से देखिएगा, मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ। रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग करंट मालूम है, सेंडिंग इन वोल्टेज सेंडिंग इन करंट निकालने जा रहा हूँ, और बेटा शंट ब्रांच में टोटल कितना करंट है उसको निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। नाउ रिसीविंग इन वोल्टेज कितना था, 100 वोल्ट, और रिसीविंग इन करंट कितना था, 1 एम्पियर। चलो, इस वोल्टेज को निकालना है, तो पहले मैं जो है ये बताओ, इस 500 ओम के रजिस्टर के क्रॉस या फिर इस शंट क्रॉस कितना वोल्ट है, ये 100 वोल्ट है, तो यहाँ भी 100 वोल्ट आएगा। यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा, 100 वोल्ट आएगा। जैसे ही आपको बेटा इस शंट ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज मालूम है, रजिस्टर, तो यहाँ करंट निकाल सकते हैं। करंट कितना आएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रजिस्टेंस, दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 500, दिस इज 0.2 एम्पियर। यहाँ पर करंट है 1 एम्पियर, यहाँ पर करंट है 0.2 एम्पियर, तो यहाँ पर करंट आ जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट द 1.2 एम्पियर। यहाँ पर ड्रॉप निकालेंगे तो 12 पंचे 60, यहाँ पर कितना आएगा, 12 पंचे 60, 660 वोल्ट आएगा। यहाँ पर ड्रॉप 60 वोल्ट आएगा, ठीक है, ये 60 वोल्ट आएगा। यहाँ पर आपका वोल्टेज कितना आएगा बेटा, 100 और 60, यहाँ पर मिला के हो जाएगा 160। यहाँ पर हो जाएगा 160 वोल्ट। तो सेंडिंग इन वोल्टेज आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा ये 160, ठीक है। ये करंट पूछ लेते हैं कितना होगा, ये करंट होगा 1.25, 1.2 एम्पियर। वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, 160 डिवाइडेड बाई 500, 160 डिवाइडेड बाई 500, ये करंट आपका आएगा 0.3, 0.3। और यहाँ पर जो करंट है वो कैलकुलेट होने पे आएगा 1.2 इन प्लस 1.3, दैट इज 1.5 एम्पियर। ये रिजल्ट है। अब देखो, क्या आपका आंसर लगभग बराबर आ रहा है क्या, क्या आपका आंसर लगभग बराबर आ रहा है, उसको भी समझ लेते हैं। चलो देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल में
रिसीविंग इन वोल्टेज 100 वोल्ट था, रिसीविंग करंट 1 एम्पियर था। यहाँ भी 100 वोल्ट है और यहाँ पर 1 एम्पियर है। शंट ब्रांच में टोटल करंट कितना था? शंट ब्रांच में टोटल करंट था 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। यहाँ पर देखो शंट ब्रांच में टोटल करंट यहाँ पर 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर मिला के कितना है? 0.5 एम्पियर। यहाँ भी शंट ब्रांच में टोटल 0.5 एम्पियर करंट ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। नाउ दैट इज सेंडिंग इन करंट कितना है? 1.5 एम्पियर। यहाँ पर कितना है? 1.5 एम्पियर। सेंडिंग इन वोल्टेज कितना है? 162 वोल्ट है। और यहाँ पर कितना है? 160 वोल्ट। 162 और 160 में कोई ज्यादा अंतर है क्या? और 2 वोल्ट का अंतर है, कोई ज्यादा अंतर रेटेड आपका जो है चेंज है। तो आप देखेंगे चाहे आप जो है इस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल में एनालिसिस करो, चाहे इस कंसंट्रेटेड मॉडल में एनालिसिस करो, रिजल्ट तो सेम आ रहा है ना। हेलो, डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में शंट ब्रांच में टोटल 0.5 एम्पियर था, यहाँ भी 5 एम्पियर है, 0.5 एम्पियर है। नाउ सेंडिंग इन करंट कितना था? 1.5 एम्पियर, यहाँ भी 1.5 एम्पियर। बस थोड़ा सा सेंडिंग इन वोल्टेज वहां पर 162 था और यहाँ पर 160 है, अप्रोक्सीमेट है ना। तो 162 और 160 लगभग बराबर होते हैं, दैट इज लगभग बराबर। तो दैट इज दोनों के रिजल्ट क्या रहे? सेम आ रहे। तो चाहे इसमें एनालिसिस करो चाहे इसमें, लेकिन उसमें एनालिसिस करोगे तो तुमको आधा घंटा लगेगा, इसमें एनालिसिस करोगे तो तुम्हारा 1 मिनट में काम हो जाएगा। तो इसमें एनालिसिस करना क्या है? आसान है, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द, आप इतने इस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल को क्या कर सकते हैं? दैट इज इन दोनों लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल। इस मॉडल को हम बोलते हैं नॉमिनल पाई। देखो पाई बन रहा है ना यहाँ पर, ये देखो पाई बन रहा है, दिस इज पाई, नॉमिनल पाई मॉडल। नॉमिनल पाई क्या करते हैं? जो भी आपकी ट्रांसमिशन लाइन का सीरीज इंपीडेंस होगा, सारा का सारा ऐसे टोटल जो सीरीज इंपीडेंस है वो सेंटर पे कंसंट्रेट होगा। और जो आपका शंट ब्रांच का जो टोटल शंट ब्रांच का जो इंपीडेंस है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। आधा आपका सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट होगा और आधा आपका रिसीविंग इन साइड पे, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? लिखो जरा इस पे। लेकिन मैं एडमिटेंस के बारे में बात करूंगा। एडमिटेंस पैरेलल में आधा हो जाता है, ठीक है, और आपका जो इंपीडेंस है वो दुगना हो जाता है। यहाँ पर देखो इंपीडेंस 250 था तो यहाँ पर दुगना लगाया उसका, मैंने 500 लगाया है, तब जाके रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो लिख रहा हूँ, ये जो मॉडल है इस मॉडल को क्या बोलेंगे? दैट इज नथिंग बट, ये भी कैसा है? लम्प्ड या फिर कंसंट्रेट मॉडल है, ठीक है। लिखो जरा इसमें भी, दिस इज लम्प्ड और कंसंट्रेटेड मॉडल। और बेटा इस मॉडल को नॉमिनल पाई, इस मॉडल को बोलते हैं नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के 4 मॉडल होंगे जिसमें 2 मॉडल मैंने आपको दिखा दिया, सारे सारे लम्प्ड और कंसंट्रेटेड मॉडल है। दिस मॉडल this model is called nominal nominal pi model of the transmission of the medium transmission, मीडियम ट्रांसमिशन, ठीक है। अब नॉमिनल पाई मॉडल कैसे बनाते हैं? हेडिंग डालें, नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का अगर नॉमिनल पाई मॉडल बनाना है तो कैसे बनता है, ठीक है। देखो जरा, नॉमिनल पाई मॉडल में जो टोटल सीरीज इंपीडेंस होगा, टोटल सीरीज इंपीडेंस, टोटल सीरीज इंपीडेंस of the transmission line is concentrated at the center of the network, concentrated at the center of the network। सेंटर के नेटवर्क के सेंटर पे हम लोग क्या करेंगे? टोटल सीरीज इंपीडेंस को कंसंट्रेट कर देंगे, ठीक है। एंड एंड
टोटल शंट इम्पीडेंस, टोटल शंट इम्पीडेंस या फिर एडमिटेंस, इम्पीडेंस और टोटल शंट एडमिटेंस, एडमिटेंस of the transmission line, of the transmission line is divided into the two equal part, टू इक्वल पार्ट। जो टोटल शंट इंपीडेंस है फिर टोटल शंट एडमिटेंस है, उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। आधा सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट करेंगे और आधा रिसीविंग इन साइड पे कंसंट्रेट करेंगे, ऑफ टू इक्वल पार्ट एंड एंड half half of the and half of the admittance, half of the shunt admittance, half of the shunt admittance, half of the shunt admittance बोल गया फिर impedance, ठीक है? impedance impedance is कंसंट्रेटेड। चूंकि हम लोग इम्पीडेंस एडमिटेंस ही दिखाते हैं, इसलिए मैं इम्पीडेंस हटा दे रहा हूँ, क्योंकि एडमिटेंस दुगना हो जाएगा, इसलिए तुम्हें दिक्कत होगी। क्योंकि एडमिटेंस दिखाते तो एडमिटेंस लिख रहा हूँ। एंड हाफ ऑफ द शंट एडमिटेंस इज कंसंट्रेटेड, इज concentrated at the sending in and half of the shunt admittance is concentrated at receiving, ठीक है? इस तरह से बनाते हैं। तो अब मैं इसकी आपको समरी पूरी बनवा देता हूँ केस नंबर 2 की, फिर केस नंबर 3 में चलते। केस नंबर 3 छोटा सा है क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट हो नहीं पाएगा, उसमें एरर बहुत ज्यादा आ जाएगा। चलो तो अब लिखते हैं, जरा नोट लगाइए और केस नंबर 2 की समरी लिखिए। चलो हो गया होगा, चलिए नोट लगाइए। चलिए, when frequency and length product, that is frequency and length product, when the frequency and length product is neither
नाइदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज। नाइदर टू, टी डब्ल्यू ओ वाला नहीं है, ये टी डबल ओ वाला। नाइदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज। ना तो आपका फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट काफी कम है, ना तो आपका काफी बड़ा है। दैट इज तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 4000 हर्ट्ज किलोमीटर है और 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से छोटा है। उस केस में जो संट ब्रांच होगी, इस केस में जो संट ब्रांच होगी उसका करंट आपका अच्छा खासा होगा, नेग्लेक्टेड नहीं होगा। तो लिख रहा हूं, हेंस हेंस इन दिस केस इन दिस केस हेंस। अच्छा, यहां पर पहले ये लिख देते हैं, जब फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट ना तो ज्यादा छोटा है ना तो ज्यादा बड़ा है, मतलब 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से बड़ा और 8000 हर्ट्ज किलोमीटर छोटा है, उस केस में अगर आप सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस निकालेंगे, सीरीज ब्रांच का जो इंपीडेंस है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट आपने पहले से बढ़ा दिया, पहले आपका कितना था, 4000 हर्ट्ज किलोमीटर छोटा था, लेकिन अब आपने उसे बढ़ा दिया, तो फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट अगर बढ़ा देंगे तो सी बढ़ जाएगा। सीरीज इंपीडेंस पहले 1 ओम था, अब इसको बढ़ा के मैंने 10 ओम कर दिया था। और शंट ब्रांच का जो इंपीडेंस था, अगर फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट पहले से आपने बढ़ा दिया है, तो शंट ब्रांच का इंपीडेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो कि पहले 10 किलो ओम था वो घट के आपका कितना गया, 1 किलो ओम आ गया। ठीक है। और इस केस में अगर शंट ब्रांच का इंपीडेंस कम हो जाएगा ना, अगर इंपीडेंस शंट ब्रांच का कम है तो दैट इज करंट बढ़ जाएगा, और इस बार हम शंट ब्रांच के करंट को निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लिख रहा हूं, हेंस हेंस इन दिस केस द शंट ब्रांच करंट शंट ब्रांच करंट दैट इज, फ्रंट ब्रांच में कैपेसिटर लगाया और वो करंट, जो करंट कैपेसिटर से पास हो उसको चार्ज करता है, दैट इज आज रिप्रेजेंट करेंगे आईसी से। आईसी कैन नॉट बी निगलेक्टेड, कैन नॉट बी निगलेक्टेड। उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर फ्रंट ब्रांच के करंट को निगलेक्ट नहीं कर सकते तो फ्रंट ब्रांच का इफेक्ट भी निगलेक्टेड नहीं होगा। सो दैट इन दिस केस फ्रंट ब्रांच इफेक्ट इज नॉट इग्नोर्ड, वो इग्नोर नहीं होगा। फ्रंट ब्रांच कंसीडर करनी पड़ेगी। देखो फ्रंट ब्रांच मैंने कंसीडर की है, कंसंट्रेटेड मॉडल फ्रंट ब्रांच कंसीडर की। ठीक है। और इस केस में हम जो ट्रांसमिशन लाइन का डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल है उसको दो लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। और वो कैसे कैसे बनेंगे समझिएगा। कब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाना है, कब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाना है, और कब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और किस मॉडल में क्या दिखाते हैं, लम्प्ड मॉडल होता है, कंसंट्रेट होता है, क्या दिखाते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंडक्टेंस की आधा रेजिस्टेंस आधा इंडक्टेंस, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मैं जो ट्रांसमिशन लाइन का जो मॉडल होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल होता है। इस केस में हम उसको कैसे अप्रोक्सीमेट कर पाएंगे देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल है, दैट इज सीरीज ब्रांच के पैरामीटर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस होते हैं, और शंट ब्रांच में क्या लगा था, कैपेसिटर लगा था। और रेजिस्टेंस इंडक्टेंस
and this is capacitor. Now this is R1 L1 C1 R1 L1 C1, ये पर यूनिट लेंथ के रेजिस्टेंस हैं, टोटल नहीं है। R1 L1 C1, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट आपका 4000 किलोमीटर से ज्यादा और 8000 किलोमीटर से कम है, तो आपका जो सीरीज इंपीडेंस है वो बढ़ जाएगा और शंट इंपीडेंस पहले से कम हो जाएगा। सीरीज इंपीडेंस आपका बढ़ गया था, उसको बढ़ा के मैंने 1 ओम से 10 ओम कर दिया था, और शंट ब्रांच का जो इंपीडेंस वो कम हो गया था, तो 10 किलो ओम से इसको मैंने घटा के 1 किलो ओम कर दिया। दैट इज सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस आपका बढ़ जाएगा, शंट ब्रांच का इंपीडेंस आपका कम हो जाएगा। ठीक है, शंट ब्रांच का जो इंपीडेंस है वो कम हो जाएगा और सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस आपको क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, इसकी लेंथ कितनी मान रहा हूँ, 9 से कल ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो L किलोमीटर है, L किलोमीटर। और एक कौन सा मॉडल है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल। ट्रांसमिशन का जो एक्चुअल मॉडल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल। और जब फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट आपका क्या है, 4000 किलोमीटर से ज्यादा और 8000 किलोमीटर कम है, तब इस डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल को आप दो कंसंट्रेट मॉडल से क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा दो कंसंट्रेटेड मॉडल से। अप्रॉक्सीमेटेड अप्रॉक्सीमेटेड, ठीक है। दो मॉडल से, दो लम्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। मॉडल नंबर 1, पहला मॉडल नंबर 1 जो होगा दैट इज कॉल्ड नॉमिनल टी मॉडल। आप इस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल को दैट इज नॉमिनल टी मॉडल से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। मॉडल नंबर 1 क्या कहलाएगा, नॉमिनल टी मॉडल। और दूसरा जो मॉडल होगा वो कहलाएगा नॉमिनल पाई मॉडल। मॉडल नंबर 2 क्या है, नॉमिनल पाई मॉडल। ठीक है, चलो नॉमिनल टी क्या होगा, ठीक है। नॉमिनल टी मॉडल में क्या करते हैं, नॉमिनल टी मॉडल में जो लाइन का टोटल सीरीज इंपीडेंस होगा, टोटल सीरीज इंपीडेंस, हेलो, टोटल सीरीज इंपीडेंस का आधा सीरीज इंपीडेंस सेंडिंग इन साइड में और आधा सीरीज इंपीडेंस आपका रिसीविंग इन साइड में। ये बताओ जो सीरीज इंपीडेंस, हेलो, सीरीज इंपीडेंस किससे बनेगा, दैट इज रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। ठीक है, सीरीज इंपीडेंस किसकी वजह से आएगा, रेजिस्टेंस। तो बेटा टोटल सीरीज इंपीडेंस का आधा सीरीज इंपीडेंस कहां पर कंसंट्रेट करेंगे, सेंडिंग साइड में। अच्छा, आधा, टोटल का आधा मतलब आधा रेजिस्टेंस, दैट टोटल का आधा रेजिस्टेंस कहां पर, सेंडिंग इन साइड में, और आधा इंडक्टेंस, टोटल का आधा इंडक्टेंस सेंडिंग इन साइड में। और बेटा टोटल का आधा रेजिस्टेंस और आधा इंडक्टेंस रिसीविंग साइड में। तो बेटा टोटल का अगर आप आधा रेजिस्टेंस करेंगे और आधा इंडक्टेंस, तो उसकी वजह से हाफ ऑफ द सीरीज इंपीडेंस इज कंसंट्रेट ऑन द सेंडिंग इन साइड और हाफ ऑफ द सीरीज इंपीडेंस कंसंट्रेट ऑन द रिसीविंग साइड। और बेटा जो बेटा शंट ब्रांच है, शंट ब्रांच में क्या लगा होगा, कैपेसिटर लगा होगा। ठीक है, तो बेटा जो कैपेसिटर होगा, टोटल जो कैपेसिटेंस होगा, टोटल कैपेसिटर की वजह से टोटल शंट ब्रांच का एडमिटेंस, उसको कहां पर कंसंट्रेट करेंगे, दैट इज सेंटर पे कंसंट्रेट, नॉमिनल टी पे सेंटर पे कंसंट्रेट करते। तो लिख रहा हूं बेटा, नॉमिनल टी मॉडल में, नॉमिनल टी मॉडल में हम क्या करते हैं, शंट ब्रांच दैट इज जो आपके पास टोटल सीरीज इंपीडेंस है, उस टोटल से, अच्छा टोटल सीरीज इंपीडेंस किसकी वजह से निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस की वजह से। टोटल सीरीज इंपीडेंस का आधा
इंपीडेंस सेंडिंग, आधा इंपीडेंस का मतलब है कि हाफ ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस, हेलो, हाफ ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस और हाफ ऑफ द टोटल इंडक्टेंस, हाफ ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस का, आरटी मतलब टोटल रेजिस्टेंस का आधा, हाफ ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द टोटल इंडक्टेंस, इट कंसंट्रेट ऑन द सेंडिंग इनसाइड। और बेटा हाफ ऑफ द total resistance and half of the total inductance of the transmission line, ट्रांसमिशन लाइन का आधा टोटल का आधा रेजिस्टेंस और आधा इंडक्टेंस सेंडिंग इनसाइड में, और ट्रांसमिशन लाइन का टोटल रेजिस्टेंस का आधा और टोटल इंडक्टेंस का आधा रिसीविंग इनसाइड पे कंसंट्रेट करेंगे। और बेटा जो शंट ब्रांच होगी, शंट ब्रांच का दैट इज टोटल कैपेसिटेंस, क्योंकि शंट ब्रांच में केवल कैपेसिटर लगा, तो दैट इज टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस, या फिर आपके शंट ब्रांच का जो टोटल एडमिटेंस है, एडमिटेंस किसकी वजह से, अगर शंट ब्रांच में क्या कैपेसिटर, तो जो कैपेसिटर का टोटल एडमिटेंस होगा वही शंट ब्रांच का एडमिटेंस होगा। टोटल एडमिटेंस के लिए आपको कौन सा कैपेसिटेंस लेना पड़ेगा, टोटल कैपेसिटेंस लेना पड़ेगा। तो बेटा ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कहां पर कंसंट्रेट करेंगे, सेंटर पे कंसंट्रेट करेंगे। टोटल कैपेसिटेंस की वजह से टोटल शंट ब्रांच का एडमिटेंस, ठीक है, दैट इज सीटी, सीटी मतलब टोटल, टोटल एडमिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस की जो बेटा कैपेसिटर का एडमिटेंस होगा वही शंट ब्रांच का होगा। तो बेटा दैट इज टोटल कैपेसिटर का मतलब है टोटल शंट ब्रांच का एडमिटेंस, ठीक है, शंट ब्रांच का हमेशा एडमिटेंस लिखेंगे, टोटल शंट एडमिटेंस। और बेटा एडमिटेंस की वैल्यू क्या होती है, कैपेसिटर का इंपीडेंस होता है 1 अपॉन जे ओमेगा सी, ठीक है, और एडमिटेंस कितना होगा, ये तो इंपीडेंस का, एडमिटेंस इसका हो जाएगा दैट इज 1 अपॉन 1 बाई जे ओमेगा टी, ये ऊपर चला जाएगा तो दैट इज जे ओमेगा सी टी। तो टोटल एडमिटेंस का मतलब है टोटल कैपेसिटेंस, टोटल शंट ब्रांच का जो एडमिटेंस होगा, एडमिटेंस कितना होगा कैपेसिटर का, दैट इज जे ओमेगा सी टी, कितना मोल। और बेटा हाफ ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस और हाफ ऑफ टोटल इंडक्टेंस की वजह से हाफ ऑफ द टोटल सीरीज इंपीडेंस, हाफ ऑफ द टोटल सीरीज इंपीडेंस सेंडिंग इनसाइड में, और हाफ ऑफ द टोटल सीरीज इंपीडेंस ऑन द रिसीविंग इनसाइड से कंसंट्रेट करते हैं, आधा आधा। ये आपका नॉमिनल टी मॉडल हुआ, ये नॉमिनल टी मॉडल, ठीक है, दिस इज द नॉमिनल टी मॉडल। दिस इज द नॉमिनल टी मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन। इस फिगर में क्या चीज किसको बता रहा है, वेयर, वेयर आरटी, आरटी क्या बता रहा है बेटा, ये जो आरटी मैंने यूज किया, ये आरटी, ये आरटी क्या बता रहा है, टोटल, टोटल रेजिस्टेंस, जो कि संट था, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। एलटी क्या बता रहा है बेटा, टोटल इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन, और सीटी क्या बता रहा है, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन, ठीक है। जेडटी क्या बता रहा है, टोटल सीरीज इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन, और वाईटी क्या बता रहा है, टोटल शंट एडमिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन।
शंट ब्रांच में चूंकि कैपेसिटर लगा तो जो कैपेसिटर का शंट एडमिटेंस होगा वही आपके शंट ब्रांच का भी एडमिटेंस होगा। तो टोटल कैपेसिटर की वजह से इतना एडमिटेंस आएगा। याद रखिएगा जो मैं बना रहा हूं ये लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल है। बगल में बना दूं नॉमिनल पाई। नॉमिनल पाई मॉडल में क्या करते हैं, जो भी आपकी ट्रांसमिशन का टोटल सीरीज इंपीडेंस है वो तो सेंटर पे आ जाएगा, लेकिन जो शंट ब्रांच का एडमिटेंस उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आधा हम कनेक्ट करेंगे कहां पर, दैट इज सेंडिंग इन साइड में, और आधा कनेक्ट करेंगे रिसीविंग साइड पे। और बेटा शंट ब्रांच का टोटल का आधा, टोटल का जब आधा करेंगे तो आधा कैपेसिटेंस कनेक्ट होगा दैट इज सेंडिंग इन में, और आधा कैपेसिटेंस कनेक्ट होगा रिसीविंग इन साइड में। क्योंकि टोटल कैपेसिटेंस जब टोटल एडमिटेंस निकालेंगे तो कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटेंस यूज करेंगे, आधा एडमिटेंस। एडमिटेंस को जब आधा करेंगे तो कैपेसिटर में भी आधा हो जाएगा। देखो दोनों को दो से डिवाइड कर दो तो कैपेसिटेंस आधा। ठीक है, तो यहां बना रहा हूं। नॉमिनल पाई मॉडल में क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल सीरीज इंपीडेंस होता है, टोटल सीरीज इंपीडेंस किसकी वजह से, अगर टोटल सीरीज इंपीडेंस निकालेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस। तो ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल रेजिस्टेंस है और टोटल जो इंडक्टेंस है, टोटल टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल इंडक्टेंस, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस की वजह से टोटल सीरीज इंपीडेंस, वो कहां पर कंसंट्रेट होगा, सेंटर पे। और बेटा जो फ्रंट ब्रांच है, ठीक है, उसका आधा एडमिटेंस सेंडिंग इन साइड पे। अब शंट ब्रांच में क्या लगा, कैपेसिटर, तो आधा जो है अगर एडमिटेंस निकालेगा तो आधा कैपेसिटेंस आएगा। ठीक है, तो दैट इज हाफ ऑफ द टोटल कैपेसिटेंस का आधा कैपेसिटेंस, टोटल का आधा। ठीक है, टोटल का आधा मतलब जो है क्या हुआ, आधे कैपेसिटेंस की वजह से आधा एडमिटेंस। ठीक है, यहां पर मैं आधा कैपेसिटेंस लिखा है बेटा, आधा कैपेसिटेंस की वजह से टोटल का आधा एडमिटेंस, टोटल का आधा एडमिटेंस सेंडिंग इन साइड में। और बेटा आधा कैपेसिटेंस कहां पर कनेक्ट होगा टोटल का, रिसीविंग इन साइड पे, सीटी बाई टू। हाफ ऑफ द टोटल कैपेसिटेंस की वजह से आप बोल सकते हैं हाफ ऑफ द शंट एडमिटेंस कनेक्ट ऑन द रिसीविंग इन साइड। ठीक है, दिस इज द मॉडल, इज द मॉडल। तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस की वजह टोटल सीरीज इंपीडेंस सेंटर पे, हाफ ऑफ द टोटल एडमिटेंस इज कंसंट्रेटेड, हाफ ऑफ द टोटल एडमिटेंस मतलब हाफ ऑफ द टोटल कैपेसिटेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग साइड, एंड हाफ ऑफ द शंट एडमिटेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग साइड। हाफ ऑफ द शंट एडमिटेंस की जगह बोल सकते हैं हाफ ऑफ द शंट कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड ऑन द रिसीविंग साइड। दिस इज कॉल्ड नॉमिनल पाई मॉडल, nominal pi model of the मीडियम ट्रांसमिशन, ये नॉमिनल पाई मॉडल। ठीक है, बाकी सारी बातें सेम ही लिखी है कि आरटी क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, एलटी क्या है, टोटल इंडक्टेंस, सीटी क्या है, टोटल कैपेसिटेंस, जेटी क्या है, टोटल इंपीडेंस, वाईटी क्या है, टोटल शंट। तो उसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा। ठीक है, इस तरह से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। दिस इज द नॉमिनल टी एंड दिस इज द नॉमिनल पाई। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3, फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट जब कम होगा, या फिर फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है ना तो काफी छोटा होगा ना ही ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट बड़ा भी हो सकता है। बड़ा होने का मतलब कि अगर उसकी वैल्यू 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट अगर 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा है तो दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट आपका कैसा है, ज्यादा। उस केस में क्या मैं इस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल को क्या मैं किसी कंसंट्रेटेड या फिर लम्प्ड मॉडल से रिप्लेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये समझना है। ठीक है, चलो तो केस नंबर 3 पे चलते हैं। अब वो जो मॉडल बनेगा वो आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल होगा, उसको हम अप्रोक्सीमेट नहीं करेंगे क्योंकि एरर बहुत ज्यादा आ जाए। जब उसको मैं कंसंट्रेटेड मॉडल से अप्रोक्सीमेट करूंगा तो एरर बहुत ज्यादा आ जाएगी, तो इसलिए हम उसको जो है क्या नहीं करते,
लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल के अप्रोक्सीमेट नहीं करते, उसके लिए हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल की ही क्या करते हैं, यूज करते हैं एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, व्हेन frequency and length product, that is frequency and length product is very high, is very high, frequency और लेंथ का प्रोडक्ट वेरी हाई, दैट इज कब होगा वेरी हाई, कब बोलेंगे जब फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट किससे ऊपर आ जाए, 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा आ जाए, तब हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट क्या है, काफी बड़ा है। अगर फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट 8000 हर्ट्ज किलोमीटर ज्यादा है तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट हमारा कैसा है, बड़ा है। उस केस में जब फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट काफी बड़ा होगा तब हम जो है तो हमारा सीरीज इंपीडेंस कितना होगा लोग, सीरीज इंपीडेंस इज प्रोपोर्शनल टू एफ इनटू एल, और शंट ब्रांच का जो इंपीडेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ इनटू एल। तो आप देखेंगे इस बार फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट आपने पहले से काफी बढ़ा दिया, पहले से काफी बढ़ा दिया, तो सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस आपका बढ़ जाएगा, वो काफी बढ़ जाएगा। और बेटा फ्रीक्वेंसी लेंथ प्रोडक्ट को जैसे से काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, वेरी हाई, तो अगर फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट आपका काफी बड़ा होगा तो शंट ब्रांच का जो एडमिटेंस या फिर शंट ब्रांच का जो इंपीडेंस है वो काफी कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी और लेंथ के प्रोडक्ट को बहुत बड़ा करूंगा, 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से जैसे ही मैं इसको बढ़ा दूंगा तब ये काफी बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होते ही सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस काफी बढ़ जाएगा और शंट ब्रांच का इंपीडेंस कैसा हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। ठीक है, चलो बनाता हूं मैं फिगर। ये आपका ट्रांसमिशन लाइन का डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल, दिस इज R1, दिस इज L1, दिस इज C1, R1 L1, दिस इज C1। ठीक है, नाउ दिस इज R1 L1 C1, R1 L1 C1, C1 R1 L1। तो लेंथ है आपकी ट्रांसमिशन लाइन की वो L किलोमीटर, द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज L किलोमीटर। ठीक है, और एक ऐसा मॉडल है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल। जब आप फ्रीक्वेंसी लेंथ के प्रोडक्ट को काफी बड़ा कर देंगे, काफी बड़ा कर देंगे तो सीरीज इंपीडेंस आपका काफी बढ़ जाएगा। लो, सीरीज इंपीडेंस काफी बढ़ जाएगा। ये बताओ पहले कितना था भाई, यहाँ पर 10 ओम था, तो फ्रीक्वेंसी लेंथ के प्रोडक्ट को जैसे ही आपने बढ़ाया, ठीक है, काफी बड़ा करेंगे तो आपका सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस बढ़ जाएगा। तो इसको मैंने बढ़ा दिया, 10 गुना ही बढ़ा देता हूँ, तो 10 ओम से 100 ओम हो गया, और शंट ब्रांच का इंपीडेंस काफी कम हो जाएगा, तो 10 गुना कम कर देता हूँ। पिछली बार भी मैंने 10 गुना बढ़ाया था, 10 गुना कम किया था, इसको जब 10 गुना कम करेंगे तो 1000 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आएगा, 100 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये बढ़ के 100 ओम हो जाएगा और ये घट के 100 ओम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 10 गुना बढ़ा दिया। देखो इससे पहले यहाँ पर 10 किलो ओम लिया था,
जब मैंने फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट को बढ़ाया तो इसको 1 ओम से 10 ओम कर दिया था, इसको 10 से डिवाइड करके 1 किलो ओम कर दिया था। अब फिर से फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट आपने बढ़ाया तो ये बढ़ जाएगा, 10 गुना बढ़ा दिया 100 ओम हो जाएगा, और ये आपका जो है 1000 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 ओम हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? 10 ही गुना बढ़ा रहा हूँ हर एक केस में, ठीक है। तो जैसी फ्रीक्वेंसी लेंथ के प्रोडक्ट को आप क्या करने वाले हैं, दैट इज बढ़ाने वाले हैं, तो आपका जो सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस है वो बढ़ जाएगा। तो पहले कितना था, 10 ओम था, बढ़ के मान लीजिए कितना हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा। और शंट ब्रांच का जो इंपीडेंस है वो घट जाएगा। तो कितना था बेटा, पिछले केस में 1 किलो ओम था, 1 किलो ओम को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 100 ओम आ जाएगा। ये बढ़ के 100 ओम हो गया, ये घट के 100 ओम हो गया। सीरीज ब्रांच का जो इंपीडेंस है वो बढ़ के 100 ओम हो गया, और बेटा शंट ब्रांच का जो इंपीडेंस है वो घट के 100 ओम हो गया। ये आपका घट के 100 ओम हो गया, और ये आपका बढ़ के 100 ओम हो गया। और आप देखेंगे इस केस में जब दैट इज फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट आपका काफी ज्यादा होता है, तो सीरीज ब्रांच और शंट ब्रांच की जो इंपीडेंस है वो लगभग क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। बराबर होने का मतलब लगभग आपके कैसे होते हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये लगभग बराबर हो जाता है। सीरीज ब्रांच और शंट ब्रांच के जो इंपीडेंस है वो आपके कैसे हैं बेटा, दैट इज लगभग कैसे हैं, बराबर है, ठीक है। ये लगभग कैसे हैं, बराबर, ठीक है। चलो अब जो है मैं इस शंट ब्रांच को क्या इस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल को अप्रोक्सीमेट करने जा रहा हूं। तो सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस बढ़ जाएगा, शंट ब्रांच का इंपीडेंस कम हो जाएगा। ये बढ़ के 100 हुआ, ये घट के 100 हुआ। तो फिर से मैं एक लैडर नेटवर्क बना रहा हूँ, फिर से मैं एक लैडर नेटवर्क बना रहा हूँ, क्योंकि आपका जो ट्रांसमिशन लाइन का डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल है उसमें सीरीज ब्रांच शंट ब्रांच मतलब एक लैडर नेटवर्क मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल। चलो नाउ सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस 100 मान लिया, शंट ब्रांच का जो इंपीडेंस है वो भी 100 मान लिया। दोनों कंपेरेबल हो गए, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने मतलब दोनों लगभग बराबर, कंपेरेबल है, कंपेरेबल लैटिस या फिर लैडर नेटवर्क मानता हूं। ये 100, दिस इज 100। सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस बढ़ के 100 हुआ है, और शंट ब्रांच का इंपीडेंस घट के 100 हुआ है। ठीक है, नाउ दिस इज लाइक दिस। ये आपका दैट इज जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क था उसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क जो था उसको मैंने ऐसे बना दिया समझाने के लिए, रजिस्टर से रिप्रेजेंट कर दिया कि आप समझ पाए। ये आपका लैडर नेटवर्क है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल। ऐसी किस सिचुएशन होगी जब फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट ऐसा होगा, काफी ज्यादा होगा, तो सीरीज और शंट ब्रांच के जो रेजिस्टेंस है या फिर इंपीडेंस वो कंपैरेबल हो जाएंगे, लगभग आसपास हो जाएंगे, बराबर। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जब आपका जो है फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट आपका कैसा है, ज्यादा है, तब आपके सीरीज और शंट ब्रांच के जो इंपीडेंस है वो लगभग कंपैरेबल है, ठीक है। कैसे कंपैरेबल, क्या मैं इस बार शंट ब्रांच के इस बार जब मैं फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट 8000 किलोमीटर ज्यादा है, तो क्या मैं शंट ब्रांच को निगलेक्ट कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा। ध्यान से देखो, इससे पहले वाले केस में शंट ब्रांच का जो रेजिस्टेंस था वो कितना था बेटा, शंट ब्रांच का जो रेजिस्टेंस था वो 1 किलो ओम था। 1 किलो ओम में जो करंट फ्लो कर रहा था वो अच्छा खासा करंट फ्लो कर रहा था। 1 किलो ओम था, 1 किलो मतलब 1000 ओम लगा था, तब आपका करंट अच्छा खासा था। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट आप बढ़ाएंगे तो शंट ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो आपका घट जाएगा। तो ये बताओ, जब 1 किलो ओम लगा था तब इसमें अच्छा खासा करंट फ्लो कर रहा था, अब तो रेजिस्टेंस 1 किलो ओम से कम लगा है। अब तो शंट ब्रांच में रेजिस्टेंस 1 किलो ओम से कम लगा है, 100 ही ओम लगा है, तो करंट ये आपका और ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर और ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये तो निगलेक्ट होने लायक ही नहीं है। शंट ब्रांच को यहां भी आप निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है?
जब यहाँ पर आप देखिए पिछले केस में 1 किलो ओम लगाया था ना, मतलब 1000 ओम लगाया था, तो भी अच्छा खासा करंट फ्लो कर रहा था, 11% करंट फ्लो कर रहा था, उसको तो मैंने नेगलेक्ट नहीं किया था। अब मैंने 1000 ओम की जगह 100 ओम लगा दिया। रेजिस्टेंस अगर शंट ब्रांच का कम है तो ये करंट आपका 11% से तो बहुत ज्यादा होगा, लगभग इन दोनों में बराबर लगभग आसपास करंट फ्लो करेगा, तो इस बात को निगलेक्ट होने का चांस नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? दूसरा चीज है कि जब आप यहाँ पर वोल्टेज मानेंगे और यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, हेलो शंट ब्रांच में करंट निकालेंगे, सेंडिंग इन वोल्टेज और रिसीविंग वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है, मैं ध्यान सुनिएगा, यही तो हम कर रहे थे कि रिसीविंग इन वोल्टेज और करंट मान रहे थे, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, आपकी शंट ब्रांच में करंट निकाल रहे थे कि टोटल शंट ब्रांच में कितना करंट फ्लो किया, सेंडिंग इन में कितना करंट फ्लो किया, और रिसीविंग इन दैट इज सेंडिंग इन में कितना वोल्टेज आया और सेंडिंग इन में कितना करंट आया। रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग करंट की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे, सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को निकाल रहे थे, ठीक है। निकालने के बाद मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर रहा था लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल से। तो ध्यान से देखिएगा, जब आपका फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो है प्रोडक्ट है, जब वो आपका काफी ज्यादा होगा, उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल है, इसकी एनालिसिस करके जो आंसर आएगा, और अगर मैं इसको कंसंट्रेटेड या फिर लम्प्ड नेटवर्क से रिप्लेस करूंगा, अप्रोक्सीमेट करूंगा, तो उस लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल से जो रिजल्ट आएगा, उन दोनों में बहुत ज्यादा एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने जो है कैलकुलेट करके जो है सेंडिंग इन वोल्टेज निकाले, 160 वोल्टेज आया, और जब मैं इसको अप्रोक्सीमेट करके लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल से अप्रोक्सीमेट करूंगा, तो हो सकता है उसमें कितना वोल्टेज आ जाए, सेंडिंग वोल्ट का 200 130 वोल्ट आ जाए और यहाँ पर 160 है। दैट एरर इज वेरी वेरी हाई। मैं कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप जो है ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल है, इसमें आप क्या करेंगे, सारा कैलकुलेशन करके अपने सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जब आप इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे, अप्रोक्सीमेट करने के बाद जब आप सेंडिंग इन वोल्टेज निकालेंगे, तो दोनों के सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट में बहुत अंतर आएगा। अगर यहाँ 160 है तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट करने के बाद 130 आएगा, दैट इज ए वेरी वेरी ह्यूज डिफरेंस। अगर ह्यूज डिफरेंस है तो अप्रोक्सीमेट मॉडल से आपका रिजल्ट सही नहीं है, और अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहा है तो हम फिर कौन सा मॉडल ही यूज करेंगे एनालिसिस करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर लम्प्ड पैरामीटर मॉडल आपका हमेशा क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा जब फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 8000 किलोमीटर से ज्यादा है, तब इस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल को हम जो है किसी भी लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल से रिप्लेस नहीं करते, क्योंकि इरर बहुत ज्यादा आ जाती है। अगर इरर ज्यादा आ रही है तो हम अप्रोक्सीमेट मॉडल को क्यों यूज करेंगे, हम तो कंसंट्रेटेड, क्योंकि हमें तो रिजल्ट जो है सही चाहिए। पिछली बार हमने अप्रोक्सीमेट इसलिए कर दिया था क्योंकि लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल से वही रिजल्ट आ रहा था लगभग जो डिस्ट्रीब्यूटेड से आ रहा था, दोनों रिजल्ट सेम आ रहा था, इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेट कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है जब मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूंगा और दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करूंगा, तो लम्प्ड या फिर कंसंट्रेट मॉडल में इरर बहुत ज्यादा होगी, इसलिए हम उसको यूज नहीं करेंगे, इरर वेरी वेरी हाई। तो हम अपने डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल को यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, जब आपके फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 8000 किलोमीटर से क्या है, ज्यादा है। और इसी डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल को बोला जाता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में आप ट्रांसमिशन लाइन का कौन सा मॉडल ही बनाएंगे एनालिसिस करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल बनाएंगे, उसको किसी लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल से अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इरर इज वेरी वेरी हाई। तो इसको लिख लीजिए केवल, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ सुनते जाइए बस, लिखिए जरा, इस पे लिखिए, when frequency and length product is greater than 8000 8000 हर्ट्ज किलोमीटर, then in this case then in this case we cannot approximate, the distributed parameter model of the transmission line with lumped or concentrated मॉडल। इस डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर
डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल को हम किसी भी लम्प्ड या फिर कंसंट्रेट मॉडल से क्या नहीं कर सकते, अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि अगर आप जब फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, आप इस डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल को जब कंसंट्रेट मॉडल से रिप्लेस करेंगे तो दोनों में एरर बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, इसलिए एग्जैक्ट मॉडल से ये एनालिसिस करना आसान रहेगा, बिकॉज एरर इज वेरी वेरी हाई, बिकॉज बिकॉज इन इन बिटवीन, इन बिटवीन मतलब दोनों के बीच में, इन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल distributed parameter model and lumped or concentrated model, concentrated model of transmission line, the error is very very high, error is very very high। जब मैं इस डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल को कंसंट्रेट मॉडल से अप्रॉक्सीमेट करने जाऊंगा तो इधर बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो इसलिए हम उस मॉडल को यूज नहीं करेंगे। therefore when the frequency and length product is, when the frequency length product is greater than 8000 हर्ट्ज किलोमीटर, जब आपके फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा है, मतलब वेरी वेरी हाई, देन फॉर द एनालिसिस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, फॉर द एनालिसिस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन we use we use the distributed we use distributed parameter model of the transmission line एंड दिस, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल होता है यही लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस करने के लिए यही डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल बनाना। एंड दिस डिस्ट्रीब्यूटेड distributed parameter model of the transmission line, model of the transmission line is known as long transmission line model, long ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, जब मैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करूंगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल बनाऊंगा। मीडियम और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में हम लोग लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल बनाते हैं एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि किस समय कौन सा मॉडल बनाना। जब फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट आपका कम है तो आप ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करने के लिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बना सकते हैं। जब फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट आपका 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा और 8000 हर्ट्ज किलोमीटर कम है, तब ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करने के लिए आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बना सकते हैं जो कि लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल होगा। और अगर आपका जो है फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा है, तब ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस करने के लिए आप लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाते हैं जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई कि मैंने कुछ कुछ चीजें बताई है। और आप देखेंगे जब आप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाते हैं तो शंट ब्रांच को निगलेक्ट कर देते हैं। शंट ब्रांच को निगलेक्ट करने मतलब कैपेसिटी फैक्टर 0 हो जाएगा। तब उस मॉडल में आप ट्रांसमिशन लाइन का टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस की वजह से आप बोल सकते हैं टोटल सीरीज इंपीडेंस से रिप्रेजेंट किया जाता है, आर और ये कंसीडर करते हैं। वही मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आप क्या करते हैं, आर और एल के साथ साथ जो है कैपेसिटी फैक्टर भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि शंट ब्रांच आपका निगलेक्ट नहीं होता। उसके लिए नॉमिनल पी या फिर नॉमिनल पाई में कोई भी मॉडल बना लो
और जब आप लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो केवल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल ही बनाया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे कल मैं आपको क्लासिफिकेशन कराऊंगा लेंथ के हिसाब से। ठीक है, कल छुट्टी नहीं है, कल संडे है, लेकिन मैंने एक दिन के बीच में क्लास नहीं ली थी, तो कल मैं आपकी क्लास लूंगा। ठीक है, तो कल हम लोग जो है आगे इसके देखेंगे कि आपका जो है दैट इज कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होता है, कि अगर लेंथ की वैल्यू आपकी जो है 80 किलोमीटर से कम है तब कौन सा मॉडल बनाना है, लेंथ की वैल्यू जब 80 किलोमीटर से ज्यादा है तब कौन सा मॉडल बनाना है, जब लेंथ की वैल्यू 160 किलोमीटर से ज्यादा है तब कौन सा मॉडल बनाना है, और अगर फ्रीक्वेंसी को आप बदल देंगे तो किस लेंथ पे कौन सा मॉडल हमारे लिए यूजफुल होता है, वो समझने की कोशिश करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा और उसके बाद में आपको सारी चीजें जो है आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल हम लोग क्या करेंगे, उसको एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, कितना रेगुलेशन होता है, कितनी इफिशिएंसी होती है, और आपको टू पोर्ट नेटवर्क की कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो मैं सारी चीजें निकलाऊंगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। इसके आगे कल करते हैं जो है। ठीक है।